अस्सलाम वालेकुम। आज की हम इस क्लास में डिस्कस करते हैं कि IS 8 क्या है, या फिर आपको IS 8 में क्या सीखने को मिलता है। तो जब भी आप कोई तीन तरह के इशू हों तो आप IS 8 को रेफर कर रहे होते हैं, या फिर आप IS 8 में ये तीन चीज़ें नॉर्मली सीख रहे होते हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? जब चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज हों तो आप IS 8 को रेफर कर रहे होते हैं। जब चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट हो तो आप IS 8 को रेफर कर रहे होते हैं। जब कोई आपसे एरर हो जाए करंट पीरियड में या प्रायर पीरियड में, कोई एरर आपसे हो जाएं तो उसको कैसे डील करना है, ये आपको IS 8 जो है सिखा रहा होता है, बता रहा होता है और एक्सप्लेन कर रहा होता है। अच्छा, तो सबसे पहली चीज़ कि जो इस स्टैंडर्ड में आप सीख रहे होते हैं वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। अब चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है? जितने भी आपके पास स्टैंडर्ड हैं, जितने भी आपके पास क्या है, स्टैंडर्ड हैं, ठीक है। इस तरह US गैब है और IFRS, ठीक है, IAS, जितने भी आपके पास ये स्टैंडर्ड हैं ये सारे के सारे आपके पास एक पॉलिसीज हैं। ये आप एक्सप्लेन करते हैं कि आपने अकाउंटिंग कैसे करनी है। जैसे कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को अकॉर्डिंग टू IAS 40 के अकॉर्डिंगली आप या तो कॉस्ट मॉडल पे रख सकते हैं, या फिर आप उसको फेयर वैल्यू पे रख सकते हैं। इसी तरह आप प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट की बात करते हैं, IAS 16 की बात करते हैं, तो या तो आप उसको कॉस्ट मॉडल पे रख सकते हैं या फिर रिवोल्यूशन मॉडल पे रख सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास एक अकाउंटिंग पॉलिसी है। और इसी तरह आपके पास अकाउंटिंग पॉलिसी है कि आप इन्वेंट्री की वैल्यूएशंस के थ्रू जब आप कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड कर रहे होते हैं तो या तो आप FIFO से कर रहे होते हैं या फिर LIFO से कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके पास 500 यूनिट्स हों, ठीक है, और आपने ईयर में 2 टाइम परचेज किए हों, 5,000 5,000 और 10 और इसी तरह 5। ठीक है, इनकी अगर मैं कॉस्ट देखूं तो ये आपके पास जो इसकी कॉस्ट बनेगी वो कुछ 50,000 और आपके पास 5,000। अब चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, जब चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी की बात करते हैं, अगर आपने जब इन्वेंट्री की वैल्यूएशन को स्टार्ट किया तो फर्स्ट टाइम आपने इसको FIFO से ही स्टार्ट किया, क्योंकि आपकी इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, जिस इंडस्ट्री में आपका बिजनेस है, उस इंडस्ट्री को FIFO ही सूट करता है। जैसे कि आप मेडिकल मेडिकल इंडस्ट्री में हैं तो वहाँ पे एक प्रोडक्ट की लाइफ होती है। इसी तरह आप वेजिटेबल्स वगैरह, फ्रूट्स वगैरह हैं तो वहाँ पे भी एक प्रोडक्ट की जो कि लाइफ होता है, और लाइफ होती है और जल्दी एक्सपायर होती है, इसलिए इसको FIFO सूट करता है। ठीक है, तो अब इस नेचर में क्योंकि आपकी इंडस्ट्री को FIFO सूट कर रहा था तो आपने भी FIFO अप्लाई किया, और आप 20, 21, 22, 23, 24 में FIFO से इन्वेंट्री वैल्यूएशन करते हैं। अब जब 25 में जब आप पहुंचे और आपको 5,000 ही यूनिट्स इशू करने थे, लेकिन जब आपने देखा कि 5,000 अगर लाइफो से इशू करते हैं तो कॉस्ट 25,000 बनती है, अगर FIFO से इशू करते हैं तो 50,000 बनती है। और इससे आपके माइंड में एक बात क्लिक हुई कि अगर हम FIFO यूज करेंगे तो हमारा प्रॉफिट गिर जाएगा, जब प्रॉफिट गिरेगा तो इससे हमारी परफॉर्मेंस गिरेगी। और मैं भी कि अगर आप एज अ डायरेक्टर हैं तो मैं भी कि देर इज नंबर ऑफ रिवॉर्ड लिंक टू योर नेट प्रॉफिट, तो आपको उनको उनके मिलने के चांसेस भी क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। उनके मिलने की चांसेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी रिड्यूस हो जाती है। तो अब आप कोशिश करेंगे कि आप लाइफो से अपनी कॉस्टिंग करें, अनलेस के FIFO से करें। तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, अब आप सोच रहे हैं कि इसको चेंज करें, तो स्टैंडर्ड कहता है कि आप इसको सिर्फ अगर आपने इसको चेंज करना है तो दो कंडीशन में ही आप इसको चेंज कर सकते हैं। कंडीशन नंबर 1, कि अगर आपका स्टैंडर्ड ही चेंज हो, जैसे कि आपके पास रिसेंटली IAS 1 चेंज होकर अब IFRS 18 के अंदर आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होते हैं। इसी तरह आपके पास रेवेन्यू का स्टैंडर्ड चेंज होकर के अब IFRS 15 है। इसी तरह लीजेस का स्टैंडर्ड IAS 17 से चेंज होकर के IFRS 16 है। तो आप जैसे स्टैंडर्ड चेंज होगा तो आप स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली अपनी इन्वेंट्री की या जो भी पॉलिसी है उसको चेंज कर सकते हैं। सेकंड, आपके जजमेंटल बेस है कि अगर आपको लगता है कि आपके इस डिसीजन से जो यूजर हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, जो उस डेटा को देख करके जिन्होंने डिसीजन लेना है, अगर आप इस इंफॉर्मेशन को या इस पॉलिसी को FIFO से LIFO पे चेंज करते हैं तो ये इंफॉर्मेशन उनके लिए मोर यूजफुल
मोर रिलेवेंट एंड मोर एक्यूरेट होगी, तो इस केस में आप अपनी पॉलिसी चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज आपने कंसिस्टेंटली कंटिन्यूसली किसी भी, अगर आपने फाइफो से इन्वेंट्री वैल्यूएशन स्टार्ट की, कॉस्ट ऑफ सेल को कैलकुलेट करना स्टार्ट किया, तो आप फाइफो ही यूज करेंगे। इसी तरह अगर आप कॉस्ट मॉडल पे अपनी एसेट को रखते हैं और आप लाइफ टाइम उसको कॉस्ट मॉडल पे रखेंगे, अनलेस कि आपको ये दो कंडीशन ना हो, या तो स्टैंडर्ड चेंज ना हो जाए, या फिर आपको ये लगे कि आपकी इस वैल्यूएशन की वजह से, आपकी इस पॉलिसी की चेंज की वजह से यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं, जो मेन प्राइमरी यूजर ऑफ आपकी शेयर होल्डर हैं, उन तक जो इंफॉर्मेशन मिल पहुंचेगी वो मोर रिलायबल, मोर एक्यूरेट एंड मोर मीनिंगफुल होगी और मोर इन्फॉर्म होगी उनको डिसीजन लेने में। तो आप इस केस में अपनी पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, जब भी आपकी पॉलिसी का चेंज होगा तो पॉलिसी का चेंज आपकी रिस्पेक्टिवली यानी कि डे 1 से अप्लाई होगा। अब डे 1 तो मे भी कि आप 10 ईयर से अपनी इन्वेंट्री वैल्यूएशन करते आए हैं, या 15 ईयर से इन्वेंट्री वैल्यूएशन करते आए हैं, या 20, तो क्या आप लास्ट 20 ईयर की एफएस को अपडेट करेंगे? नहीं सर, हम अपने ओपनिंग बैलेंस को अपडेट करेंगे। आपकी कॉस्ट ऑफ सेल की इंक्रीज या डिक्रीज होने की वजह से आपके प्रॉफिट पे इम्पेक्ट आता है, और वो जो प्रॉफिट होता है वो आपकी रिटेन अर्निंग में होता है। तो हम क्या करेंगे कि हमारी अगर लास्ट ईयर में अगर हम फाइफो से लाइफो पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो हम ईयर 1 से देखेंगे कि क्या इसकी वजह से लास्ट ईयर की जो कॉस्ट ऑफ सेल है उसने इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है। तो अगर उसकी वजह से आपका एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, तो आप ओपनिंग रिटेन अर्निंग में इसको एडजस्ट करेंगे। तो इस तरह से हम अपनी जो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है उसकी एडजस्टमेंट कुछ इस तरह से कर रहे होते हैं। अब चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट क्या है? चेंज इन अकाउंटिंग, जैसे कि मैंने कहा कि आप एसेट को या तो फाइव स्ट्रेट लाइन मेथड पे, स्ट्रेट लाइन मेथड पे, या फिर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे आप क्या कर सकते हैं, उसकी डिप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं। डिपेंड अपॉन यू कि आपको लगता है कि अगर आप स्टेट, आपको जो एसेट है ये लाइफ टाइम जो बेनिफिट देगा वो बिल्कुल इक्वल एंड कांस्टेंट बेनिफिट देगा, तो आप स्ट्रेट लाइन मेथड से डिप्रिसिएशन कर रहे होते हैं। ठीक है। और इसी तरह अगर आपको लगता है कि इनिशियल ईयर में ये चूंकि ज्यादा बेनिफिट देगा, तो हमें ज्यादा डिप्रिसिएशन चार्ज करनी चाहिए इसके अगेंस्ट मैचिंग कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली। और क्योंकि लेटर जब ये कुछ साल तक हम इससे बेनिफिट ले लेंगे, तो इसकी जो एफिशिएंसी है या जो इसकी प्रोडक्टिविटी है वो रिड्यूस हो जाएगी, तो इसलिए हमें डिप्रिसिएशन भी कम चार्ज करनी चाहिए। तो आप किसी एक पॉलिसी को क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं अपने एसेट के अकॉर्डिंगली। जब आपने पॉलिसी सिलेक्ट कर दी, अब फ्यूचर में जा करके आपको लगता है कि जो एसेट है या फिर एसेट की जो भी लाइफ है, ठीक है, ऐसे आपको लगता है, जैसे आप एनआरवी क्या कर रहे हैं, एनआरवी, आप एस्टिमेट जब आपने एक एसेट परचेज किया 100,000 का, तो आपको लगता है आपकी एस्टिमेट के अकॉर्डिंगली वो एसेट की जो एनआरवी है वो क्या है, 10,000। इसी तरह जब आप एसेट लेते हैं तो एसेट की जो लाइफ होती है वो भी आप क्या कर रहे होते हैं, एस्टिमेट कर रहे होते हैं। आपको लगता है कि इस एसेट की लाइफ कितनी है, 10 ईयर्स। और ये जो लाइफ है, आपने किस एक एसेट परचेज किया जिसकी जो टोटल कॉस्ट थी वो थी आपके पास 100,000, ठीक है, और उसकी एनआरवी आपके पास थी 100,000, उसकी एनआरवी थी आपके पास 10,000, और उसकी लाइफ थी आपके पास 10 ईयर्स। अब आपने इस एसेट को एक साल 1 और 2 ईयर डिप्रिसिएट करते गए, तो आपके हर साल की जो डिप्रिसिएशन आएगी 90,000। आप इसको कुछ इस तरह से 100,000 माइनस 10,000 डिवाइड बाय आप करेंगे इसको 10, तो आपके पास पर ईयर डिप्रिसिएशन आ जाएगी। और आप इसको कॉन्स्टेंटली जो है ना 9,000 9,000 सो ऑन आप अप्लाई करते जाएंगे। ईयर 1 में अप्लाई किया, ईयर 2 में अप्लाई किया, और ईयर 3 में जाकर आपको रियलाइज हुआ कि जो एसेट है इसकी लाइफ, अब इसने जो बेनिफिट देना है, इसने जो, क्योंकि इसकी जो रिमेनिंग लाइफ तब तब 8 ईयर थी, लेकिन आपको लगता है या आपका एस्टिमेट ये कहता है कि अब इस एसेट ने जो बेनिफिट देना है वो 6 ईयर देना है, ना कि 10 ईयर। तो अब आपने यहाँ चूंकि आपका एस्टिमेट चेंज हुआ, तो आप अपने एस्टिमेट की चेंज के अकॉर्डिंगली अपनी डिप्रिसिएशन भी चेंज करेंगे। लेकिन चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी और चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट में क्या डिफरेंस है, कि जब हम चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट की बात करते हैं तो हम इसकी डिप्रिसिएशन अब नई लाइफ पे चार्ज करेंगे, यानी करंट पीरियड और इससे ऑनवर्ड फ्यूचर जाएंगे। करंट पीरियड,
करंट ईयर जहाँ पे एस्टिमेट चेंज हुआ और उससे फ्यूचर जाएंगे। देखिए हम कैलकुलेट इसको सोल्व करके देखते हैं, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। इस एसेट की जो लाइफ अब आपके पास रिमेनिंग है 9, वो आपके पास 80, आपके पास एसेट की टोटल लाइफ कितनी थी? आपके पास 100,000 माइनस आपके पास 18,000, यानी एक पास एसेट की रिमेनिंग लाइफ है। अब एसेट की रिमेनिंग लाइफ है और आपको लगता है कि अब इस एसेट ने 82,000 का ही बेनिफिट देना है और इसकी जो लाइफ है वो 8 ईयर है, तो 6 ईयर है। तो अब आप इसको डिप्रिसिएट करेंगे 6 ईयर पे, अब इसको डिप्रिसिएट करेंगे 6 ईयर पे। हाँ, अगर आपको लगता है कि इसकी स्टिल यहाँ पर आपके पास इसकी जो एनआरवी है वो 10,000 ही है, तो आप 10,000 यहाँ पे माइनस करेंगे और आपके पास डिप्रिसिएशन 12,000 आ जाएगी। तो यानी आपने 2020 में डिप्रिसिएशन चार्ज की, 2021 में चार्ज की और इस तरह 2022 में डिप्रिसिएशन चार्ज की। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया कि इस साल की डिप्रिसिएशन को अपडेट किया, इसको भी अपडेट किया, जबकि आपने इस केस में 2022 के ईयर को ही कंसिडर किया। ये है चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। जबकि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी में हम जब यहाँ चेंज करते हैं तो IAS 8 जो है आपको बता रहा होता है, एक्सप्लेन कर रहा होता है कि आपने इन प्रीवियस ईयर की जो डिप्रिसिएशन है, इन प्रीवियस ईयर में जो भी अमाउंट्स रिकॉर्ड की हैं उनको अपडेट करें। अब ऐसा मुमकिन नहीं होता हमारे पास कि आप लास्ट 10 ईयर की जाके अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अपडेट करें जो कि ऑलरेडी शेयर होल्डर तक पहुंच चुकी हैं। तो अब वो लास्ट 10 ईयर की जो डेटा होता है, वो हमारे पास जो प्रॉफिट होता है वो हमारे पास ऑलरेडी रिटेन अर्निंग, जैसे आपके पास अकोमोलेटेड डिप्रिसिएशन होती है, एक आपके पास उसका हेड बना होता है जिसमें तमाम तर ईयर की डिप्रिसिएशन ऐड हुई होती है, तो सर आपके पास तमाम तर ईयर का जो प्रॉफिट है वो अकोमोलेट हुआ होता है रिटेन अर्निंग में। तो हम ये जो एक्स्ट्रा डिप्रिसिएशन है यहाँ पे पर ईयर, हम वहां जा करके क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये तो मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ एस्टिमेट की। आप यहाँ पे जब जाएंगे स्ट्रेट लाइन मेथड से रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे जाएंगे या रिड्यूसिंग से स्ट्रेट लाइन मेथड पे जाएंगे, तो जो भी डिफरेंस आएगा आप उसको रिटेन अर्निंग में एडजस्ट करेंगे, ना कि चेंज इन चेंज इन लाइफ। चेंज इन लाइफ क्योंकि आपका चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है, जिसको आप आज और आज से ऑनवर्ड अप्लाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये आपके पास दो हेड से अकॉर्डिंग टू IAS 8 आप इसको कुछ इस तरह से डील कर रहे हो। अच्छा जी, अगर हम इन दोनों का कंक्लूजन देखें तो आपको अगर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी करनी हो तो आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कब आपने चेंज करना है, जब आपको रिक्वायर्ड बाय स्टैंडर्ड यानी कि स्टैंडर्ड चेंज हो जाए। सेकेंडली, आप तब चेंज कर सकते हैं जब आपको लगता है कि आप जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे अपने शेयर होल्डर को, वो मोर रिलायबल होगी और मोर रिलेवेंट होगी। ये दो केसेस हैं, आप अपने चेंज इन पॉलिसी आप कर सकते हैं। चेंज इन पॉलिसी मीन आप स्ट्रेट लाइन मेथड से रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे जा सकते हैं, रिड्यूसिंग से स्ट्रेट लाइन भी जा सकते हैं, इसी तरह फाइफो से लाइफो पे जा सकते हैं, लाइफो से फाइफो पे जा सकते हैं। इसी तरह आप कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू मॉडल पे जा सकते हैं, इसी तरह आप कॉस्ट मॉडल से रीवैल्यूएशन मॉडल पे जा सकते हैं। ये आपके पास स्टैंडर्ड पॉलिसी है, आप ये कर सकते हैं अगर आपके पास ये दो रीजंस हों। सेकेंडली, जब भी आप चेंज करेंगे तो आप तमाम आप रेस्ट्रिक्ट जो है ना, आप प्रीवियस ईयर में क्या करेंगे, आप इसकी एप्लीकेशंस करेंगे, यानी रिपीट करेंगे प्रीवियस ईयर को भी। तो कैसे होगी, आप ओपनिंग रिटेन अर्निंग को एडजस्ट करेंगे और इसी तरह आप आज से ऑनवर्ड उसी को अप्लाई करेंगे। और अगर आप बात करते हैं चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट की, तो उसकी एग्जांपल आपके पास होती है, आप डिप्रिसिएशन मेथड, आप जो भी आपके पास होता है डिप्रिसिएशन मेथड लाइफ ऑफ एसेट। ठीक है, यहाँ पे आपके डिप्रिसिएशन मेथड यानी लाइफ ऑफ एसेट। अब ये जो यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट है, आपके पास क्या है कि एस्टिमेट होता है, आप एसेट की लाइफ को एस्टिमेट कर रहे होते हैं 10 ईयर 15 ईयर, हर एवरी ईयर आप देख रहे होते हैं कि क्या उसकी लाइफ स्टिल 10 ईयर ही है या फिर चेंज हो रही है। चेंज हो रही है तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी डिप्रिसिएशन को चेंज कर देते हैं। इसी तरह आपके पास प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स हैं, तो आप क्योंकि प्रीवियस ईयर में आप सेल कर रहे, हर साल सेल कर रहे होते हैं, तो उसकी बेसिस पे आप एक वारंटी ऑफर कर रहे होते हैं अपने कस्टमर्स को। तो एक स्पेसिफिक परसेंटेज, एक डिफरेंट परसेंटेज आपको एवरी ईयर कस्टमर्स की तरफ से प्रोविजन क्लेम मिल रहा होता है। तो आप करंट ईयर में भी क्या कर रहे होते हैं, आप उन बेसिस को सामने रखते हुए एक प्रोविजन का एस्टिमेट कर रहे होते हैं। और ये एस्टिमेट फ्यूचर में जब एक्चुअल होगा तो मे भी चेंज हो जाए। तो आपका जो
इस्टीमेट है, आप उसके अकॉर्डिंगली क्या कर रहे होते हैं, आप इसको चेंज कर रहे होते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका जो रिवीजन का जो एक्सपेंस है, जो आप वारंटी एक्सपेंस है, ये 10% नहीं 15% है, तो आप 15% आज से ही अप्लाई करेंगे और आज से ऑनवर्ड अप्लाई करेंगे, ना कि आप अपने प्रीवियस ईयर को रीस्टेट करेंगे। ये था आपके पास चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी एंड चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। और लास्ट जो चीज़ आपके पास आती है वो है एरर और प्रायर पीरियड। जी, लास्ट चीज़ हमारे पास जो है वो है एरर और प्रायर पीरियड एरर। अब जब भी एरर होता है तो एरर या तो मटेरियल नेचर का होगा या फिर इमटेरियल नेचर का होगा। अगर एरर आपके पास प्रायर पीरियड में हुआ है तब इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल नहीं थी, अब इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, और वो जो एरर है, जो मिस्टेक हुई हुई है, वो मटेरियल है। मटेरियल मीन्स वो ऐसी इंफॉर्मेशन है, अगर आप उसको उस टाइम एफ एस का अगर पार्ट होती तो जो आपके यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनका जो डिसीजन ए की बजाय बी होता, एक्स की बजाय जी होता, यानी उनका डिसीजन चेंज हो जाता। तो इस नेचर की कोई इन्फॉर्मेशन है। अब वो इन्फॉर्मेशन बाय अमाउंट भी हो सकती है, क्वालिटी भी हो सकती है, क्वांटिटेटिव वाइज भी हो सकती है, डिपेंड करता है। ठीक है। तो अगर तो वो है मटेरियल इंफॉर्मेशन या मटेरियल डेटा, तो आप उसको रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करेंगे, जैसे कि आप चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी करते हैं। जिस पीरियड में आपकी मिस्टेक हुई है वहां जाकर उसको ठीक करेंगे, और वहां जाकर ठीक करने का मकसद ये है कि आप उसकी जो रिटेन अर्निंग है, आप करंट ईयर की ओपनिंग आप उसको एडजस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। इसी तरह अगर इमटेरियल नेचर का है तो आप उसको करंट पीरियड में ही एडजस्ट कर रहे होते हैं। ये था प्रायर पीरियड। अगर करंट पीरियड में कोई आपसे एरर या कोई मिस्टेक हो जाए तो आप इसको करंट पीरियड में ही एडजस्ट कर रहे होते हैं, करंट पीरियड में इसको ही करेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये तीन हेड हैं आपके पास IAS 8 के अंडर। आप इन तीन चीज़ों को अकॉर्डिंग टू IAS 8 कवर कर रहे होते हैं। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, पॉलिसी क्या आपकी स्टैंडर्ड फाइफो से करो या लाइफो से करो। ठीक है। इसी तरह आपके पास कॉस्ट मॉडल से करो या रिवैल्यूएशन मॉडल पे अपने एसेट को रखो। तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी बताता कौन है, स्टैंडर्ड बताता है, आप अप्लाई करते हैं। जब अप्लाई कर लिया तो फिर हर दिन, हर एवरी ईयर आपने चेंज नहीं करना, उसको कॉन्सिस्टेंटली अप्लाई करना है, कंटिन्यूसली अप्लाई करना है। चेंज करना है सिर्फ दो रीजन की वजह से, रिक्वायर्ड बाय स्टैंडर्ड हो, या फिर उसकी चेंज करने की वजह से आपकी जो यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनको मोर एक्यूरेट, मोर रिलायबल इंफॉर्मेशन मिल जाए। इस तरह चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट आप कर सकते हैं अगर आपको लगता है मार्केट प्रैक्टिस चेंज हो चुकी है, एसेट की जो बेनिफिट है आपको लगता है कि अब 10 ईयर की बजाय वो 6 ईयर तक बेनिफिट देगा, तो आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। और ये जो चेंज होगा ये आज और आज करंट पीरियड और इससे ऑनवर्ड अप्लाई होगा, ना कि प्रीवियस ईयर में जाकर अप्लाई होगा, यानी रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं होगा। इसी तरह एरर हैं, अगर प्रायर पीरियड में एरर हैं तो अगर वो मटेरियल नेचर के हैं, मटेरियल नेचर मीन्स के अगर वो इन्फॉर्मेशन उस वक्त आपके यूजर FS शेयर होल्डर के पास होती तो उनका डिसीजन एक एक इंस्टेड ऑफ ए बी होता, इंस्टेड ऑफ वाई जी होता। ठीक है। तो वो उनके डिसीजन को चेंज कर लेता, तो आप इसको रेस्ट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करेंगे। अगर ऐसा नहीं है, वो इमटेरियल नेचर का एरर है, तो आप उसको करंट पीरियड में भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर करंट पीरियड का एरर है तो उसको आप करंट पीरियड में ही एडजस्ट करेंगे। तो ये था आपके पास IAS 8। और ये जो स्टैंडर्ड है ज़्यादातर आपका प्रैक्टिकल है, और इसमें इसको जो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं, जितना ज़्यादा आप इसकी एप्लीकेशन कर रहे होते हैं क्वेश्चन के ऊपर, तो आपको आपकी उतनी ही ग्रिप में आ रहा होता है।